नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में सत्ता संभाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं तो 2 साल पूरे हो गए हैं और इन दिनों सालों में सीएम धामी देश के सभी मुख्यमंत्री में अपनी एक खास पहचान भी बना चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सीएम धामी ने अपनी कार्यकुशलता से पीएम मोदी का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है, जिसमें सीएम धामी अब पीएम मोदी के चहीते सीएम बन चुके हैं। सीएम धामी पिछले 1 महीने में 3 बार दिल्ली गए और 2 बार पीएम मोदी से मुलाकात की। राज्य के लिए अनेक सौगात लेकर आए। सीएम धामी ने इस बार भी पीएम से मुलाकात की और राज्य को मेट्रो न्यू परियोजना, सड़क संरचना, राजमार्गों का उच्चीकरण, धामों और मंदिरों को जोड़ने वाली सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत की, जिससे जल्द ही राज्य को बड़ी सौगात मिल सकती है। निश्चित रूप से राज्य के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जिस तरह से उत्तराखंड राज्य के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए दूरगामी फैसले लिए गए, निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कल उनकी प्रधानमंत्री जी से भेंट थी। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति जो असीम प्रेम और स्नेह है वो सब परिलक्षित होता है। अनेकों योजनाएं उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रारंभ हुई है। जिस भी योजना पे राज्य सरकार ने मांग की है, मुख्यमंत्री जी ने मांग की है, प्रधानमंत्री जी ने उसकी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। इन 9 वर्षों के अंदर हम उत्तराखंड राज्य के अंदर देखेंगे कम हो जाएगी। इसी प्रकार से मानसखंड जो मंदिर माला मिशन है उसमें हमारे 16 प्रमुख मंदिरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए, उनका चौड़ीकरण करने के लिए और उनको उच्चीकृत करने के लिए एक सर्किट के तहत एक दूसरे से जोड़ने के लिए, चूंकि बहुत सारा काम राज्य सरकार उसमें कर रही है, जैसे वन भूमि का हस्तांतरण है, इसके अलावा मुआवजा इत्यादि की प्रक्रिया है, उन सबको राज्य सरकार अपने संसाधनों से कर रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर हस्तांतरण से लेकर इसी में 1000 करोड़ रुपए की उस मार्ग को उच्चीकृत करने के लिए 2 लेन के लिए आवश्यकता है। उसका भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग मौसम विज्ञान जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह में भारी बारिश का अलर्ट। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 5 अगस्त तक प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, देहरादून से प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौसम विज्ञान ने जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से, प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 5 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बताते, बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां देहरादून से बड़ी खबर, प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में बीजेपी अपने घोषणा पत्र के अनुरूप यूसीसी को लेकर विशेष फोकस कर रही है। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा और उसके बाद विधानसभा में इसे पारित कराया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि सभी धर्मों के लोग उत्तराखंड में रहते हैं और सभी लोगों से राय मसौदा करके ही यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि बीजेपी के पास और कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है, यह तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास, बेरोजगारी मुद्दा है नहीं,
अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है, उनकी पार्टी का आदमी है तो कोई मिलेगा नहीं उनको। क्या मुद्दा है उनके पास? पलायन उनको दिख नहीं रहा है, उनको बीसीसी दिख रहा है, क्योंकि उनको तो धार्मिक उन्माद फैलाना है, ध्रुवीकरण करना है और वोट हासिल करने की बात है। इनके कारण वो सत्ता में रहना चाहते हैं। अच्छी बात है अगर वो बताते, इस बात को बताते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। जो प्रधानमंत्री 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते थे और हमारे 3 मुख्यमंत्री ने कहा, एक ने कहा 25,000, एक ने कहा 22,000, एक ने कहा 24,000 लोगों को हम रोजगार देंगे। यूसीसी का ड्राफ्ट हमारा पूरी तरह तैयार है और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड राज्य के अंदर जो मैं छोटा राज्य होते हुए भी यहाँ पिरान किलर भी है, यहाँ मसूरी नैनीताल में चर्च भी है, यहाँ पर चारों धाम भी है, हर धर्मावलंबी यहाँ पर रहते हैं। इसलिए सबसे वार्ता के बाद यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री को प्राप्त होगा। हम अध्यादेश या सदन के अंदर विधानसभा के अंदर पार्टी को लागू करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र का अंग है। कोटद्वार में पनियाली गदेरे द्वारा मचाई गई तबाही के बाद स्थानीय विधायक ऋतुभूषण खंडूड़ी भले ही क्षेत्र से गायब हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रभावित क्षेत्र में प्रभावितों की मदद कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कोडिया क्षेत्र के कई घरों में घुसे मलबे को बाहर निकालने की मदद की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी ओर से प्रभावित परिवारों को राशन और कपड़े भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। ये है कि आने वाले समय में ये पानी अगर कुछ दिन और रुक गया तो बीमारियां बढ़ेंगी, मच्छर, डेंगू और ऐसी बहुत सारी बीमारियां होने वाली हैं। स्कूल में बच्चों ने जाना है, तो इस चीज़ की हमें बड़ी चिंता थी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वयं में आकर के और जगह जगह पे जाकर के मलबे को हटाए, सफाई करी और कुछ परिवारों में जाकर के हम लोगों ने जो जिनके यहाँ राशन नहीं हो पा रही है, बहुत स्थितियां खराब हो गई, पानी से पूरे घर भर चुके थे। अभी तक भी जब आज हम एक घर में गए तो उनको रहने के लिए, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं थे। तो आज हम लोगों ने, अपने कार्यकर्ताओं ने, सब लोगों ने मिलकर के कहीं बिस्तर भी पहुंचाए, कहीं कपड़े पहुंचा दिए, कहीं राशन पहुंचाई है। उत्तराखंड में आगामी कुछ महीनों में 2024 के लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दी है। बता दें कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर आम जनता से जुड़ने का भी काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सूबे की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी मंशा को जाहिर किया। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र नेतृत्व कहेगा तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में साफ होता है कि उत्तराखंड के कुमाऊं से तैयारी कर रहे अन्य नेताओं का लोकसभा चुनाव में टिकट भी कट सकता है। तो जनता से जुड़ने का काम लगातार बीजेपी कर रही है और लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां देखी जा रही है। रेखा आर्य भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी चाहेगी तो आने वाले समय में लोकसभा चुनाव वो लड़ सकती है। तो जनता से जुड़ने का काम भी बीजेपी कर रही है लगातार। देखिए, निश्चित रूप से यदि केंद्रीय नेतृत्व, मेरा संगठन मुझ पर विश्वास दिखाता है कि भविष्य में मुझे जिस किसी भी दायित्व के लिए बहुत उचित समझते हैं, मैं पार्टी को आगे बढ़ाने से लेकर अपने दायित्व का निर्वहन करने से लेकर मैं तत्पर हूं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड बीजेपी हर स्तर से तैयारियों में जुटी है। इसके तहत पार्टी ने प्रदेश की 23 विधानसभा सीटों को जिम्मेदारी अपने सांसदों को सौंपी है। वहीं जो 2022 के चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने जीती थी, उत्तराखंड में लोकसभा की 5 और राज्यसभा की सभी 3 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी ने अपनी सभी 8 सांसदों को विधानसभा जिम्मेदारियां सौंपी। यह सभी सांसद आगामी दिनों में बूथ स्तर तक पहुंचेंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। पार्टी की कोशिश है कि सभी से विचार विमर्श करने के बाद उनसे मिले सुझाव पर फोकस करते हुए आगामी निर्णय लिए जाए। चुनाव की दृष्टि से उत्तराखंड में जो 23 विधानसभा हम लोग नहीं जीत पाए थे कारणवश, किसी प्रकार की चूक न रहे, इस दिशा हमारे जो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने विधानसभा आमंत्रित किया। हारी हुई विधानसभा है उसमें तीरथ जी को हमने बद्रीनाथ, बाराहाट ऐसे 2 विधानसभाएं दी हैं। माला राजपूत शाह जी को हमने यमुनोत्री 1 विधानसभा दी है।
निशंक जी को हमने हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, खानपुर 3 विधानसभाएं दी हैं। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा 4 विधानसभाएं दी हैं। अजय भट्ट जी को खटीमा, नानक मत्ता, किच्छा 3 विधानसभाएं दी हैं। नरेश बंसल जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनको हमने मंगलोर, भगवान। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। दरअसल नियो मेट्रो को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि हमारे यहां मेट्रो का काम होना है और यह विभाग भी शहरी विकास मंत्रालय के अधीन ही है। नियो मेट्रो को लेकर अधिकारी लगातार केंद्र से संपर्क बनाकर चल रहे थे और ये मामला पीएमओ ऑफिस तक भी चला गया था। उन्होंने कहा है कि धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा यह काम जल्द से स्वीकृत होगा। परियोजना जल्द ही धरातल पर भी उतरेगी। देखिए, मैं आपको शायद जानकारी होगी, हमारे यहाँ मेट्रो का काम होना है और हम जिस प्रकार से मेरे विभाग के अधीन ये विभाग भी आता है और उसके लिए हम लगातार हमारे अधिकारी केंद्र से संपर्क बनाए हुए थे और ये पीएमओ लेवल तक चला गया था। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हमारा ये काम जो स्वीकृति की स्थिति में बहुत जल्द स्वीकृत होगा, ताकि हमारे यहाँ जो ये परियोजना है धरातल पर उतरेगी। रुड़की से, जहां रुड़की के विधायक ने नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा है कि किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, साहेब यह पब्लिक है, सब जानते हैं। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा, मेरे द्वारा नगर निगम में कोई किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि लोगों के कार्यों में दखलंदाजी करूं। मैं तो लोगों की सेवा में व्यस्त हूं, लोगों के बीच जा रहा हूं। आपदा का समय है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोग हाल से बेहाल है, किसानों की फसल नष्ट हो गई है। लोगों के बीच जाने की जरूरत है, लोगों से बीच मुलाकात करनी चाहिए, खाली राजनीति नहीं। उन्होंने गौरव गोयल की बयानबाजी पर पलटवार करते हुए कहा है कि अगर जनता ने आपको चुन लिया है तो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। यह नहीं कि अपनी पर्सनल दुकान खोलकर, लाला की दुकान खोलकर बैठ जाएं और वसूली शुरू कर दें। देखिए, उनकी सोच है, वो क्या बोल रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं ये तो वो जानते हैं, पर पब्लिक सब जानती है। और मैं तो एक कहावत भी अपनी बात समाप्त करूंगा कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। और मैं सोचता हूँ कि जब उसके कुछ कार्य नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दिया उन्होंने, क्या वजह लगाने रही मैं नहीं कह सकता। मेरे द्वारा कोई हस्तक्षेप नगर निगम में नहीं करा गया, मेरे द्वारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ सकारात्मक सोच के साथ, पब्लिक से मिलता हूँ, पब्लिक के बीच जा रहा हूँ। आपदा का समय, लोगों के घर टूट रहे हैं, लोगों के घरों में पानी आ गया है, सामान क्षतिग्रस्त हो गया है, लोग परेशान हैं, लोग मरी के कगार पे हैं, फसल नष्ट हो गई है। इन सब कार्यों से मुंतफ नहीं है। ये कार्य करने की नीति बनानी चाहिए, राज करने की नीति नहीं। जनता ने चुन लिया एक बार तो आपका फर्ज बनता है कि आप जनता के बीच रहें, जनता के काम करें, ना कि अपनी पर्सनल दुकान खोल के, लाला की दुकान खोल के, पति की दुकान खोल के आप वसूली शुरू करें। तो डोईवाला के भानियावाला में एक स्कूल को अज्ञात मेल से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे स्कूल में हड़कंप मच गया है। स्कूल के प्रबंधक ने मामले की सूचना पुलिस को दे दी। वहीं एसपी कमलेश उपाध्याय ने बताया कि डोईवाला में स्कूल को ईमेल से सूचना आई थी, जिसमें स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ उन्होंने बताया कि ईमेल कहां से आई, इसको लेकर एसओजी और साइबर सेल की टीम जुट गई है। उन्होंने कहा है कि निर्देशानुसार पूरे स्कूल में बम स्क्वाड से वीडियो से चेक कराया है। पुलिस स्कूल पर लगातार नजर रख रही है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। देखिए, कल डोईवाला में एक 12th तक स्कूल है, उसको वहां पर एक ईमेल आई थी और जिसमें ये बताया गया है कि मतलब जो धमकी है उसमें कि आप बम से उड़ा दिया जाएगा कुछ स्कूल को। उस संबंध में जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही कार्रवाई करते हुए इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ में इस ईमेल ये कहां से आई है उसकी जांच के लिए हमने एसओजी को और साइबर सेल को लगा दिया है। और परंतु हमने प्रिकॉशन के रूप में एसएसपी सर के निर्देशानुसार फिर इसमें हमने पूरे स्कूल में बीडीएस से चेक भी करवाया हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड से, और वहां पे लगातार हम नजर भी रख रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कूड़ेदान में मिले महिला के शव की शिनाख्त के बाद देहरादून पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर लिया है। और वहीं बता दें कि पुलिस ने हत्यारोपी राजेश को गिरफ्तार किया है।
जो कि देहरादून के राजपुर क्षेत्र का रहने वाला है। मृतक महिला की शिनाख्त गजरा बिजनौर के रूप में हुई है। बता दें कि आरोपी राजेश ने महिला को नशे की हालत में अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने पेट्रोमैक्स सिलेंडर से महिला के सर पर वार कर उसकी हत्या कर दी और कूड़ेदान के पास शव फेंक कर फरार हो गया था। देखिए, कल एक घटना हुई थी जो थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें कि संदिग्धता प्रकट होने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था 302 IPC का। उसी का आज अनावरण किया गया है। इसमें जो एक अभियुक्त है राजेश, उसकी अरेस्टिंग की गई है। घटनाक्रम यह था कि जो राजेश के द्वारा बताया गया कि वो महिला से मिला था रेलवे स्टेशन के बाहर और उस महिला को अपने साथ लेकर के आया था और उसके पश्चात कमरे में बैठ करके उसने उसके साथ दुराचार का प्रयास किया। जब महिला ने उसका विरोध किया तो उसके द्वारा जो है महिला की हत्या कर दी गई थी। वहीं बाजपुर की 5,838 एकड़ 20 गांव की भूमि को बचाने की मुहिम की शुरुआत हो चुकी है। भूमि बचाओ मुहिम के संयोजक जगतार सिंह बजवा के समर्थन में 20 गांव की जमीनी मुद्दे से जुड़े लोग अनाज मंडी में एकत्रित हुए हैं, जहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी भूमि बचाओ आंदोलन में अपने पार्टी समर्थकों के साथ दमखम दिखाया। खटीमा से आए विधायक भुवन कापड़ी भी इस आंदोलन में नजर आए हैं। आंदोलन के पहले दिन व्यापारियों ने अपनी दुकानों के आधे शटर गिराकर अपना समर्थन भी किया है और भूमि बचाओ आंदोलन के बैनर तले स्टेशन रोड से होते हुए तहसील भवन पहुंचे, जहां पर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। मोर्चा के नेतृत्व में भूमि बचाओ आंदोलन की शुरुआत हुई है। बाजपुर में 20 गांव 6,000 एकड़ जमीन 50,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं और सरकार अचानक कह देती है जहां 50-60 साल से वर्षों से लोग भूमिधरी अधिकार था, तो सरकार ने कह दिया कि आपका भूमि अधिकार खत्म हो जाता है, सीलिंग में जमीन चली जाती है। तो ये कैसी सरकार है? क्या ये अपनी नेम प्लेट के आगे लिखते हैं उत्तराखंड सरकार? तो हमें तो ये लगता है ये भाजपा सरकार हो गई है। उत्तराखंड सरकार बनने के लिए उत्तराखंड के लोगों के हितों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है और आप जहां भी देखें सरकार लोगों के हितों को खत्म करने का काम कर रही है, जिसकी शुरुआत बाजपुर से आज हुई है। ऐसे ही जो वर्षों से लोग सरकारी जमीनों पर बैठे हुए हैं, जहां वो उम्मीद लगाते हैं कि सरकार आएगी। चंद्रा जी, जिस हिसाब से आप देख ही रहे हो, जन सहयोग आपने देख ही लिया कि जो हमने तय समय पे अपना समय कार्यक्रम का रखा था कि इस दिन हमने धरने की रूपरेखा शुरू करनी है, जो कि हम मंडी से चलेंगे और तहसील प्रदर्शन में आके धरना शुरू करेंगे। तो आज हमें जो जनता ने इतना बढ़ चढ़कर व्यापारी वर्ग से हो या मजदूर वर्ग से हो या किसानों से हो या हमारे सारे, चाहे आप मीडिया से था या हमारे बार एसोसिएशन वाले से, सबने हमें बढ़ चढ़ के आज हमें सहयोग दिया है। और अब भी यहाँ पे आपके सामने हमारे उत्तराखंड के उप नेता विधानसभा के भुवन कापड़ी जी हुए, हमारे तराई महासंघ के अध्यक्ष हुए तेजेंद्र सिंह विर्क जी, उनका भी हमें समर्थन आया है। दिनेशपुर से गगन प्रधान लोगों की टीम आई है। हमारे बाजपुर प्रधान संघ ने पूरा अपना समर्थन हमें दिया है। तहसील में सत्याग्रह शुरू होने जा रहा है, भूमि बचाओ आंदोलन जो बाजपुर का है उसके तहत, और ये सत्याग्रह तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकार बाजपुर के जो है वो सरकार वापस नहीं करेगी। जो 6,000 एकड़ के लगभग जमीन से अधिकार छीने हैं, उस पर हजारों परिवार बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं और उसके खिलाफ आज से ये आंदोलन शुरू है और तब तक जारी रहेगा जब तक वो अधिकार वापस नहीं हो जाता। 6,000 भूमि में कितने काम हैं और लगभग 40% हिस्सा बाजपुर शहर का है इसमें आता है और 50 से 60 हजार की आबादी प्रभावित हो रही है इससे। लोग जो है बैंकों का कोई काम नहीं हो पा रहा, लोन नहीं हो पा रहा, एजुकेशन लोन नहीं हो रहा, पढ़ाई के। देहरादून से बड़ी जानकारी। प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत 167 सड़कें बंद है। लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कें बंद है। एक दिन पहले 151 सड़कें भी बंद थी। 52 सड़कों को खोला गया। बड़ी जानकारी आपको बताते, इस वक्त की बड़ी खबर, एक दिन पहले 151 सड़कें बंद थी और 52 सड़कों को खोला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक दिन पहले 151 सड़कें बंद थी। बड़ी जानकारी आपको बताते, देहरादून से प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत कई सड़कें बंद थी और एक दिन पहले 151 सड़कें बंद। बड़ी जानकारी, 52 सड़कों को फिलहाल खोला गया है और एक दिन पहले 151 सड़कें बंद थी और जिनमें से 52 सड़कों को खोला गया है। प्रदेश में 10 स्टेट हाईवे समेत 167 सड़कें बंद। बड़ी जानकारी आपको बता दें।
तो 52 सड़कों को खोला गया। वहीं जनपद पौड़ी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए बेतालधार के वरिष्ठ फार्मासिस्ट विनोद सिंह रावत के सेवानिवृत्त होने पर स्थानीय लोगों और कार्मिकों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। उन्हें भावभीनी विदाई भी दी थी। इस मौके पर मौजूद लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और फूलमाला पहनाकर उनके उज्जवल सामाजिक जीवन की कामना की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें स्मृति चिन्ह, फूलमालाओं और कई तोहफे देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने उनके चिकित्सालय की सेवाओं को याद किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय से विकासखंड के लगभग 30 गांव को चिकित्सीय लाभ मिलता है। इस क्षेत्र के लिए कर्मयोगी बन के आया, उसने हमको नजीर पेश की है, हमारे क्षेत्र के बच्चों को, हमारे क्षेत्र के युवाओं को उसने नजीर पेश की है कि भाई ऐसा कर्म करोगे, लोगों की सेवा में भाग लोगे, लोगों की निस्वार्थ सेवा करोगे तो तुमको भी ऐसे ही स्वागत समारोह मिलेंगे। उन्होंने हमें रात दिन की सेवाएं दी है। उन्होंने अपने शरीर कभी ये नहीं देखा कि मैं घर पे रहूं, या कभी किसी ने उन्हें फोन किया तो कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगा, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, हमेशा साथ दिया उन्होंने पूरी जनता। अभी जो कर्मचारी हैं सर यहाँ पे अच्छे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, नए आए हैं, इतना संपर्क किसी से है नहीं उनका अभी, लेकिन बहुत अच्छे हैं वो भी। तो रावत जी को तो काफी साल हो गए थे, इसलिए उनका रात दिन का संपर्क था लोगों से। इन लोगों का भी इतना संपर्क है नहीं, लेकिन बहुत अच्छे हैं हमारे कर्मचारी, रहते हो यहाँ पे। और आभारी हूँ हम भी, मैं भी और मेरे क्षेत्र की पूरी जनता, जिन्होंने मतलब मेरे ख्याल से 45-46 जो गांव हैं उनको अपनी सेवा दिया, और सेवा ही नहीं दी बल्कि प्यार दिया। वो बुजुर्गों के बेटे बन के रहे, माता बहनों के भाई बन के रहे, और बड़े बड़े मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके अपने बच्चे बन के उनके उन्होंने पूरी सेवा की, बच्चे बेटा। देखो, व्यवस्था के नाम पे जो हमारी मैडम जो है बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, यहाँ पर प्रधान है, उन्होंने बहुत कोशिश भी की, और हमारे माणीलाल भट्ट जी ने भी बहुत कोशिश की, और हमारे प्रधान जी ये सुरेश बलूनी, इसका तो सबसे बड़ा सहयोग है हमारे साथ। बेचारा दिन रात हमारी लाइट भी अगर जाए तो वो पहुंच जाता है, पानी भी जाए 2-2 लाइन हमें दे रखी है, उसके सहयोग से मैं इतना यहाँ पर टिका हुआ है। मैं सामने बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, और निस्वार्थ भाव से उसने सेवा की हमारे साथ दिन रात था। वो यहाँ रहने के लिए, टिकने के लिए मंजूर नहीं है, वो तो हमारे रावत जी हैं यहाँ पे, कि जिनके आज रिटायरमेंट है। तो रावत जी ने सन 88 से और आज तक सभी का मतलब एक परिवार के व्यक्ति की तरह मतलब सबकी देखभाल में अच्छे ढंग से की है। खबर लालकुआ से है, जहां बीते साल 1 वर्ष पूर्व शहीद भारतीय सेना के जेसीओ धर्मेंद्र गंगवार की स्मृति में जल्द ही नगर में द्वार बनाया जाएगा। यहां द्वार नगर पंचायत लालकुआ के मैन बाजार स्थित गांधी पार्क के पास बनेगा, और इसके अलावा मस्तान पंप के पास अंबेडकर नगर को जाने वाली मुख्य सड़क पर एक और द्वार बनेगा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से होगा। बताते चले कि नगर पंचायत कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए नगर पंचायत के चेयरमैन लालचंद सिंह ने कहा, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो एक द्वार जो है धर्मेंद्र जी के नाम से शहीद द्वार बना रहे हैं, दूसरा वार्ड नंबर 1 में बाबा साहब अंबेडकर जी का द्वार हम बनाने जा रहे हैं, और दोनों द्वार जो है हमारा विधिवत पास हो चुका है। हम जल्दी ही यहाँ जो कार्य शुरू कर देंगे। कार्य योजनाएं बड़ी बृहद रूप में है, जैसे यहाँ पे हम। चलिए, इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए हम बने रहिए हमारे साथ।